में रेस्पिरेटरी सेंटर पूछ सकते हैं, या फिर टेम्परेचर कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, या फिर आपको बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करेगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, सेरिब्रम में, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर आपको इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट हैं। एक तो आपको आता है कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, मसल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कौन करेगा, तो वो होता है सेरिबेलम पार्ट। कौन सा, सेरिबेलम पार्ट, जो बॉडी बैलेंस में, लर्निंग में, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर आपका हो गया हार्ट रेट, ब्रीदिंग, तो ये सभी कौन कंट्रोल करेगा आपका, ये करेगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर यदि मसल मूवमेंट की बात करें या फिर बॉडी बैलेंस की, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम पार्ट। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है आपके 4-5 जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको एग्जाम में पूछे कि बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। और यदि आपको पूछे कि बॉडी को बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेट करने में कौन हेल्प करता है, तो वो है सेरिबेलम। और यदि आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग को पूछें तो वो क्या होगा आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है। थैलेमस से यदि पूछते हैं तो थैलेमस आपका कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग पैटर्न, इन सभी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आई थिंक अभी रिसेंट में जो SGPGI 18 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और ये अभी राजस्थान CHO में भी आया था। में भी हो सकता है कि राजस्थान CHO के पेपर को लेके बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अलग अलग जगह ये है कि पेपर लीक हुआ है। तो हो सकता है आपका पेपर यदि सही में लीक हुआ होगा तो आपका दोबारा से री एग्ज़ाम भी होने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3rd डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डॉग बाइट का क्या है, क्लास 3rd है, कैटेगरी 3rd है, सभी करना है आपको किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो आपको क्लास 3rd डॉग बाइट में सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको ARV देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी है आपको, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है पैसिव इम्यूनिटी के लिए, वॉश करना है वुंड को कंटिन्यूसली साबुन और पानी से, लेकिन तुरंत ही जो घाव है उसको स्टिच करने का काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए 3 कैटेगरी होती है डॉग बाइट की। डॉग बाइट जब कुत्ता काटेगा तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है ट्रीटमेंट की। और ये जो डॉग बाइट है कैसा ट्रीटमेंट है, यदि आपको पूछे कि कौन सी डिसीज़ में जो ट्रीटमेंट है आफ्टर एक्सपोजर या फिर पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है तो वो होती है रेबीज़। और किसके कारण होती है, इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण। अब यहाँ पर यदि रेबीज़ किसी एनिमल को है, जानवर को है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, तो उसके काटने से होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी 1st होती है जब डॉग बाइट करेगा तो होती है टचिंग ऑफ फीडिंग एनिमल या फिर लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली जहाँ पर भी चाटा है या फिर लिक किया है तो वहाँ पर क्या करना है आपको, इंटैक्ट स्किन का मतलब है कि स्किन ब्रोकन नहीं हुई है। फिर आता है यहाँ पर तो कैटेगरी 1st में आपको ओनली साबुन पानी से धुलना है। फिर आती कैटेगरी 2nd जिसमें अनकवर्ड स्किन है, स्क्रैच है, एब्रेशन है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन देना है, रेबीज़ वैक्सीन है वो देना है, और जो वुंड है, घाव हुआ है, उसको लोकल ट्रीटमेंट देना है। 3rd में आता है आपका कि ब्रोकन स्किन है, यहाँ पर ब्लड भी है और यहाँ पर
सलाइवा भी लगी हुई है, साथ ही में एनिमल ने बाइट किया है, तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन करना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है, लोकल ट्रीटमेंट देना है। आपको वुंड को स्टिच करने का काम नहीं करना है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्लासिफाइड डॉग बाइट में आप सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर आपको वुंड को स्टिच नहीं करना है। रेबीज़ के कारण एक प्रॉब्लम होती है, वो कहलाती है हाइड्रोफोबिया। यदि जिस मरीज़ को रेबीज़ हो जाता है तो उसको पानी से डर लगता है, और जब पानी से डर लगता है तो एक जो क्लासिकल साइन माना जाता है रेबीज़ का, क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डॉग बाइट को लेके कि डॉग बाइट से होगा क्या, तो रेबीज़ होगा। रेबीज़ तब होगा जब एनिमल इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड एनिमल यदि ह्यूमन को काटता है तब। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ क्वासियोरकर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो जिस बच्चे को क्वासियोरकर है उसमें सभी मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपर एक्टिव होगा, अपैथिक होगा कि लेथार्जिक होगा, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो क्वासियोरकर और मरासमस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, एग्जाम में आपको आता है। क्वासियोरकर में तो बच्चा क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा। क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा, जिसमें पर्सन को, जो बच्चा है उसको प्रोटीन की कमी होगी, उसके खाने पीने में क्या होगी? प्रोटीन की कमी होगी, जिसमें बड़ा सा पेट देखने को मिलेगा आपको बच्चे का। इसमें बच्चे में क्या होगा? इसमें प्रोटीन की कमी होगी, एडिमा देखने को मिलेगा, फैटी इन्फ्लेशन होगा। क्या इसके क्लासिकल साइन है। अब यहाँ पर जब जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का ही एक हम इसको टाइप कह सकते हैं, पीएम का एक टाइप इसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपो एक्टिव होगा, मतलब एक्टिविटी उसकी बिल्कुल डल रहेगी, अपैथिक होगा, लेथार्जिक होगा। बच्चे में बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। एक क्लासिकल साइन होता है क्वासियोरकर का, होता है पिटिंग एडिमा, वो देखने को मिलेगा बच्चे में। लेकिन बच्चा हाइपर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चा जिसमें या तो क्वासियोरकर है या फिर मरासमस है, इस कैटेगरी के बच्चे कभी भी हाइपर एक्टिविटी वाले नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? हाइपो एक्टिविटी वाले। नेक्स्ट वन इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय करियर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट का मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो किस में आएगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। वो होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। आपके सामने कोई पर्सन आके छींक जाए, खांस जाए, तो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ये छोटे छोटे वो उड़ेंगे, उसमें जो वायरस होगा वो आपको होगा। और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये कौन सा था अभी रिसेंट में? कोविड-19। कब फ्लू हो गया आपका, और आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सब किस में आएंगे? डायरेक्ट इन्फेक्शन में, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगे। नेक्स्ट वन इज द इन मरासमस विच इज़ द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। तो यदि मरासमस की सिचुएशन है, कौन सा जो फैक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है? प्रोटीन की, एनर्जी की, विटामिन्स की कि कैल्शियम की? तो मरासमस और क्वासियोरकर, क्वासियोरकर में तो बच्चे में क्या होगा? प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। मरासमस वाले बच्चे में एनर्जी की, कैलोरी की ही कमी होगी। बच्चे में क्या होगा? कैलोरी की कमी होगी। तो यहाँ पर वो कैलोरी क्या कहलाएगी? होगी एनर्जी। यदि यही चीज़ क्वासियोरकर में पूछते तो आप कहते प्रोटीन की कमी है, लैकिंग फैक्टर प्रोटीन है। लेकिन यहाँ मरासमस में पूछा है तो लैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? एनर्जी और कैलोरी। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि बॉडी के साइज बढ़ती है तो क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, या फिर मैच्यूरेशन। इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू।
साइज और मास ऑफ द टिश्यू का मतलब है यहाँ पर आपकी बॉडी का शेप बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ। लेकिन जब आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही हो तो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। यदि मेंटल स्किल की बात करें वो डेवलप हो रहा हो तो कहलाएगा डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर बॉडी की शेप साइज की बात हो रही है तो क्या कहलाएगी, ग्रोथ। क्लियर है। नेक्स्ट इज मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज। मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें बच्चे के स्किल को लेके बात हो रही है तो ये क्या है, डेवलपमेंट है, इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है कि मैच्यूरेशन है। मैच्यूरेशन, जब स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल फंक्शन जो आपके बच्चे के सोचने समझने की क्षमता है वो और अच्छी होती जा रही है तो वो कहलाता है मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन किसका पार्ट होगा, होगा डेवलपमेंट का। किसका होगा, डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 44, 45, 46 या फिर 47। 21 होगा डाउन सिंड्रोम में। ट्रायोसोमी यहाँ पर पूछे तो वो होगा टर्नर सिंड्रोम। कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें, 45। कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम। Turner syndrome is due to chromosomal abnormalities in which all or part of one of the X chromosome is missing. Generally 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें एक X क्रोमोसोम क्या होगा, मिसिंग होगा या फिर इसकी कमी होगी। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे, 45. Next one, in following which factor directly does not affect the growth and development of child। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सीधा सीधा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर नहीं करेगा। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर बिजनेस ऑफ फादर। तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट किसका असर नहीं पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर। फिनोटाइप का बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स की जेनेटिक्स से वो बच्चे में ज़रूर आएगी। सेक्स ऑफ चाइल्ड का पड़ेगा। सेक्स ऑफ चाइल्ड का किस तरीके से पड़ेगा कि जो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ और गर्ल्स में आपने देखा होगा गर्ल्स टाइम के पहले ही हेल्दी हो जाती हैं, तो यहाँ पर हो गया सेक्स ऑफ चाइल्ड। इससे भी पड़ेगा। कहीं कहीं किसी घरों में लड़के होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छी केयर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के। तो ये हो गया। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बिल्कुल असर पड़ेगा। फिर आता है बिजनेस ऑफ फादर। तो यदि डायरेक्टली बात की जा रही है तो डायरेक्टली पिता का क्या बिजनेस है उसका बच्चों पर असर पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ेगा कि वो गरीब होंगे या फिर बहुत अमीर होंगे इस तरीके से। लेकिन उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर डायरेक्ट बिजनेस है जो पिता का बिजनेस उस तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा। एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। किस एज से जो ह्यूमन फीटस है किस एज से अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, स्टार्ट करता है। 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन से या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन से। थायरोक्सिन हार्मोन जो इनिशियल पीरियड होता है उस टाइम पर तो नहीं बनाता है फीटस, लेकिन जब फीटस 10 से 12 वीक का हो जाएगा, 10 to 12 वीक जो जेस्टेशनल पीरियड हो जाएगा, उस टाइम पर फीटस अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, एग्जाम में आता है तो आपको 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कितना 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में बच्चा अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर थायरोक्सिन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रेटिनिज्म तभी होता है जब फीटल पीरियड में बच्चे को थायराइड हार्मोन की कमी रही हो, किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाए, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाए, और ये होता है कि जब थायराइड हार्मोन की कमी रही होगा फीटल और अर्ली लाइफ में, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म। क्या कहलाएगा, क्रेटिनिज्म। जो थायराइड हार्मोन है इसके सिंथेसाइजेशन के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, तो ये आता है, वो होता है क्या, आयोडीन। इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेंगा रोग को दूर भगाइए।
नेक्स्ट इज if a pregnant lady is suffering from myxedema then what effect will be seen on growing fetus। तो यदि बच्चे में क्या है, सॉरी प्रेग्नेंट लेडी है, मिक्सेडीमा हुआ है उसको, जो उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ग्रोइंग फीटस है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीटस विल हैव नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को यदि मिक्सेडीमा है, यदि प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा है तो यहाँ पर ग्रोइंग फीटस को क्या होने के चांसेस होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ सीवियरली एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म और मिक्सेडीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी अपना खुद का थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो ग्रोइंग फीटस है उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे, मिक्सोडीमा। नेक्स्ट वन, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। किस एज में बच्चे के जो हेड की साइज है 90% तक जो एडल्ट हेड साइज होती है उस तक पहुंच जाएगी, एक एवरेज एडल्ट हेड साइज तक। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कि 8 साल में। तो यदि जब बच्चे की एज 2 साल तक हो जाए तो एटलीस्ट 90% तक उसकी जो हेड की साइज़ है उसके पेरेंट्स के हेड की साइज़ के बराबर हो जाएगी। कब तक, 2 साल तक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2 ईयर। इफ अ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg देन एट द एज ऑफ 5 months वेट ऑफ द बेबी शुड बी। तो यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय 3 किलो था, तो बच्चे का वजन 5 महीने में कितना हो जाएगा, 5 किलो, 6 किलो, 7.5 किलो या फिर 9 kg। कितना वेट होगा यदि बच्चे का जन्म के समय 3 किलोग्राम वजन था, तो बच्चे का 5 महीने में वजन कितना हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पर बच्चे का बर्थ वेट से डबल वेट होता है जब बच्चे की एज कितनी हो, 6 महीने, 5 to 6 month तक। तो यहाँ पर भी 3 kg है जन्म के समय और 5 to 5 month में पूछा है, कितना हो जाएगा, 6 kg। और यदि यही बात की जाती ट्रिपल की, तो एक ट्रिपल होता कब, 1 ईयर में, और क्वाड्रिपल होता 2 साल में। तो बच्चे का यदि डबल वजन पूछे तो 5 से 6 महीने में, ट्रिपल पूछें तो 1 साल में, और क्वाड्रिपल पूछें तो 2 साल में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ वेट के। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 kg। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 51 सेंटीमीटर या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर। तो एक एवरेज इंडियन बेबी की हम बात करें तो 50 से 55 सेंटीमीटर तक जो लेंथ होती है। लेकिन एज ऑन हम ऑप्शन के जाते हैं, एज ऑन ऑप्शन के जाते हैं तो आपका आंसर होगा 45 से 51 तक। कितना, 45 to 51, क्योंकि 55 क्या है यहाँ पर हाईएस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज की हम बात करें कितना होगा, 45 से 51 सेंटीमीटर। एक जो बच्चा है उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होगी, लंबाई कहलाएगी, कितनी, 45 से 51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी डबल ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन कि किस एज में बच्चे की जो लंबाई है वो डबल हो जाएगी जो उसके वजन के टाइम पे थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल की 5 साल। बच्चे की लेंथ की बात हो रही, वजन तो आपको पता है कि डबल 5 से 6 महीने में होगा, ट्रिपल 1 साल में होगा। अब बच्चे की लेंथ की हम बात करते हैं तो डबल कब हो जाएगी, 4 साल में। कब होगी, 4 ईयर। कब होती है डबल, 4 साल में। नेक्स्ट वन, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल सेट। तो जो बर्थ वेट है बेबी का ट्रिपलेट्स का वो कितना होगा, सॉरी बच्चे का जो वजन है वो 3 गुना कब होगा, 9 मंथ में, 12 मंथ में, 18 मंथ में कि 15 मंथ में। जैसा हमने पहले पढ़ा कि डबल तो हो जाता है 5 से 6 महीने में, वो ट्रिपल हो जाता है कब, 1 साल में, दैट मीन्स 12 मंथ ऑफ एज में।
The nurse instructs the client to monitor urine output while taking furosemide at home because use of the medication may lead to which of the following condition। तो यहाँ पर एक नर्स है किसी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने क्या किया है, फ्रूसेमाइड लिया है। अब यहाँ पर फ्रूसेमाइड लेजिक्स आप लेते हैं तो जब आप घर पे जाते हैं तो आपको किस चीज़ के लिए मॉनिटर करते रहना है, डिहाइड्रेशन के लिए, फ्लूइड ओवरलोड को, हाइपरनेट्रेमिया को कि हाइपरकैलेमिया को। तो ऐसे केस में जब मरीज़ लेजिक्स ले रहा हो तब एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेशेंट को कहें कि आप डिहाइड्रेशन को चेक करते रहें। क्या करना है, आपको मरीज के लिए डिहाइड्रेशन को चेक करना है कि जब भी जो डायरेटिक्स दिए जाते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं, तो यहाँ पर यूरिन आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या, जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगी तो जब यदि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तब लेजिक्स देंगे, डायरेटिक्स देंगे। अब यहाँ पर जो फ्लूइड बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम है लेजिक्स, और जो यहाँ पर फ्रूसेमाइड दिए जा रहे हैं वो हो सकता है कि ये ज़्यादा यूरिन आउटपुट करने के कारण क्या हो जाए, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। तो ऐसे केस में चाहे आप कोई सा भी, चाहे लूप डायरेटिक्स देते हैं, ऐसे केस में आपको पर्सन के लिए डिहाइड्रेशन को क्या करना है, चेक करते रहना है। क्लियर है, डिहाइड्रेशन को क्यों चेक करना है, फ्रूसेमाइड आपने दिया, मरीज को बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगी, यूरिन आउटपुट होती है तो आपको ऐसे केस में चेक करना है कि मरीज है जो बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट करने के कारण क्या हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज एनी वाइटल इवेंट लाइक बर्थ और डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन। तो ये सबको पता है कि कोई भी जन्म या फिर मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था 1969 में, अकॉर्डिंग टू दैट विद इन 21 डेज के कितना, विद इन 21 डेज के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना है। कब, 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट इज यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड एट विच ईयर। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1978 में, 1945 में, 1948 या फिर 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर पूछते हैं तो कहाँ पर है इसका, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर स्थापना कब हुई, 1946 में। नेक्स्ट इज सून आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट और पेशेंट टू द हॉस्पिटल with head injuries, temperature rises 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, the suggested injury to the। तो यदि मरीज को हॉस्पिटल में लाया गया है इंजरी के बाद, उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे कि मरीज को यहाँ पे इंजरी हुई होगी, पैलेडियम में, थैलेमस में, टेम्पोरल लोब में कि हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ पर यदि फीवर आ गया है, दैट मीन्स जो कंट्रोलिंग करने वाला पार्ट है ब्रेन का, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, इंजरी वहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आप चेक भी उसी पार्ट को करेंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को। तो इंजरी कहाँ पे हुई है, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस ही बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा। कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉज एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू असेस क्लाइंट फॉर एसिडोसिस, नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज। तो यदि आप कोरोनरी केयर यूनिट में एज अ नर्स काम करते हैं तो आर्टरी ब्लड सैंपल आपने लिया है तो नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.0, 7.30, 7.42 या फिर 7.50। तो यहाँ पर नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, होता है 7.35 टू 7.45। सो अकॉर्डिंग टू यदि हम ऑप्शन के जाते हैं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, 7.35 टू 7.45। तो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कहा है कि आर्टेरियल ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो होगी 7.42। कितना, 7.42। एंटीटसिव ड्रग आर द ड्रग दैट इनहिबिट द। तो कौन सी ड्रग है इसको हम एंटीटसिव ड्रग कहेंगे, या फिर एंटीटसिव ड्रग हम किसको इनहिबिट करने के लिए यूज़ करेंगे, कफ को, स्वेटिंग को, एक्सेसिव टीयर्स को कि ईचिंग के लिए।
एंटीटसिव ड्रग, आप जब खांसी की दवाई लेने जाते हैं उस पर एंटीटसिव लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एंटीटसिव और सिरप फॉर ड्राई कफ। तो यहाँ पर एंटीटसिव ड्रग है, किसको इनहिबिट करने का काम करती हैं? कफ को। किसके लिए? खांसी को इनहिबिट करने का काम करेंगी कौन? एंटीटसिव ड्रग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज द इन प्रेगनेंसी विच इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV। तो प्रेगनेंसी में कौन सा कॉमन टेस्ट होगा HIV को डायग्नोस करने के लिए? एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल काउंट टेस्ट या फिर PCR। अब यहाँ पर PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूछा है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, चारों के 4 एग्जाम में आते हैं। HIV में एलिजा भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, CD4 सेल काउंटिंग भी होती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी में पूछा है कि कॉमन टेस्ट कौन सा होगा HIV के लिए, तो होगा CD4 T सेल काउंट, जिसमें जो CD4 T सेल काउंट कितना है? 200 से भी कम हो जाएगा, लेस देन 200 तक हो जाएगा। किसमें? HIV में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। एग्जाम में आता है कि HIV एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एलिजा एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर HIV के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो और सकरा पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम, कंसील, एम्पुला या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन। यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन पूछे तो वो होता है एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर? एम्पुला में। सबसे नैरो पार्ट पूछते हैं तो वो है इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्लियर है? और फैलोपियन ट्यूब में यदि इन्फ्लेमेशन होता है तो हम उसको कहते हैं साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज द बर्थोलिन सिस्ट इज ट्रीटेड बाय। आपने बर्थोलिन ग्लैंड कई बार पढ़ा है कि वो वेजाइना के ऊपर दोनों साइड रहेंगी, मॉइस्चराइज से बनाने का काम करेंगी ये। तो यहाँ पर बर्थोलिन सिस्ट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? पार्शियल एक्सिशन करेटेज से, मार्सुपिलाइजेशन से, मेडिकल थेरेपी से कि लेज़र थेरेपी से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बर्थोलिन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, तो वो होता है मार्सुपिलाइजेशन। किससे? मार्सुपिलाइजेशन एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें जो सिस्ट रहेगी उसको क्या किया जाएगा? काट के अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्सुपिलाइजेशन प्रोसेस है बर्थोलिन सिस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्या? मार्सुपिलाइजेशन। एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में जब एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें आया था मार्सुपिलाइजेशन। सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एब्सेस या फिर सिस्ट को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी है कि जो बर्थोलिन सिस्ट है, क्या है? बर्थोलिन सिस्ट है, इसके लिए मार्सुपिलाइजेशन प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिसमें जो भी सिस्ट है पहले उसको ओपन किया जाएगा कट लगा के, फिर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाएगा। जो भी पस है उस सिस्ट में या फिर फ्लूइड है कट लगा के बाहर निकाला जाएगा। देन उस सिस्ट को क्या कर दिया जाएगा? स्टिच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्किन को स्टिच कर दिया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? कंगारू पाउच। जनरली फ्लूइड बाहर निकाला जाता है जब भी कोई भी सिस्ट से, तो यहाँ पर जो एक सैक बनेगा यहाँ पर फ्लूइड निकालने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? कंगारू पाउच। नेक्स्ट वन, गार्टनर्स डक्ट सिस्ट इट्स सीन इन। तो गार्टनर डक्ट कहाँ देखने को, सिस्ट देखने को कहाँ मिलेगी? वेजाइना में, हाइमन में, लेबिया माइनोरा की सर्विक्स में। जो बर्थोलिन सिस्ट है वेजाइना के दोनों साइड एक ग्लैंड होती है बर्थोलिन ग्लैंड, उसमें होगी। और जो गार्टनर डक्ट सिस्ट है ये देखने को मिलेगी कहाँ पर? वेजाइना में। कहाँ पर? वेजाइना में। ये या तो बिनाइन हो सकती है,
जनरली ये मेनली क्या होती है, बिनाइन मतलब फैलेगी नहीं। जो कि वॉल्फियन डक्ट, जो फीमेल में वॉल्फियन डक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। इस सिस्ट को क्या कहा गया है, गार्टनर डक्ट सिस्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, सभी मेडिसिन एज अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर यूज़ की जाएंगी, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स के बाद यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेनाजोल, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, तो सब कुछ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आएगा किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल तो जो आईपिल आइकेन है वो है जो विदिन 72 घंटे के ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तभी इफेक्टिव होंगी। ओसीपी पिल्स आ जाएंगी, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल आ जाएगा जो कि माला एन और माला डी में रहेगा। लेकिन जो डेनाजोल है, क्या है, डेनाजोल है जो कि एंडोमेट्रियासिस या फिर ब्रेस्ट डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये मेडिसिन जनरली, ये मेडिसिन जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसके लिए यूज़ नहीं की जाती है, डेनाजोल। क्या है तो यहाँ पर आपका आंसर डेनाजोल। बाकी ये तीनों पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय DMPA। तो DMPA एक क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है, DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट करवाना होता है इंट्रामस्कुलरली। जो जिसको हम शॉर्ट नाम से भी जानते हैं मार्केट में, क्या है, डेपो-प्रोवेरा, या फिर इसको शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। हर एवरी 3 मंथ में इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जब इसको जो हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है तो इसके सभी रीजन हो सकते हैं, मतलब सब कुछ इसके कॉज हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। वेट गेन हो सकता है आपका, एमनोरिया हो सकता है, जो रेगुलर साइकिल है आपका, जो पीरियड्स है हर 28 दिन में आता है तो वो 40 में आए, 35 में आए, ये रेगुलरिटीज़ हो सकती है। लेकिन थ्राम्बो एम्बोलिज्म इससे डेवलप नहीं होगा, किससे, DMPA से। तो DMPA क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि हर महीने में एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करवाया जाता है। इसका ब्रांड नेम है डेपो-प्रोवेरा, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट और DMPA, जो कि हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलरली लगवाया जाता है फीमेल में। और यहाँ पर इसका जो मार्केट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ये किस नाम से आता है, अंतरा, किससे, अंतरा के नाम से अवेलेबल रहेगा। Next is the white lines formed in the lower part of the abdomen during pregnancy is called। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एब्डोमेन है वहाँ पर वाइट कलर की लाइन बन जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे, लाइना नियाग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी मास्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूरे एब्डोमेन पर वाइट कलर, वाइट पिंक टाइप के जो मार्क बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। लोकल और जो हम लैंग्वेज में कहते हैं जो सबको समझ में आए वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेच मार्क। और इन्हीं स्ट्रेच मार्क को हम क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। लाइना नियाग्रा तो जो लाइन होती है एक्सीफेस्टर्नम से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक वो कहलाएगी, जो सीधा बेली से लेते हुए प्यूबिस सिम्फाइसिस तक रहेगी वो। लेकिन हिस्टीरिया ग्रेविडेरम में क्या होगा, एब्डोमेन के अलावा ये जो स्ट्रेच मार्क है हिस्टीरिया ग्रेविडेरम है थाई में, बटक में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, A nursing mother has cracked nipples, which is appropriate nursing intervention is care of a client। तो यदि माँ को, नर्सिंग मदर का मतलब है लैक्टेटिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती हो, क्या हो, क्रैक्ड निपल हो, तो यहाँ पर एक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उस मरीज की केयर करने के लिए, अप्लाइंग द बेंजोइन टू टफर द निपल्स, कीपिंग द निपल्स कवर्ड विथ वार्म मॉइस्ट पैक, ऑफरिंग टू गिव बेबी अ बॉटल, एक्सपोजिंग द निपल टू एयर एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्रैक्ड निपल है तो ऐसे केस में ना तो आपको बच्चे का दूध पिलाना बंद करवाना है, हाँ यदि माँ को कोई डिसीज़ है तब करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं करवाना है।
ऐसे केस में आपको निपल्स को एक्सपोज करने के लिए कहना है कि आप एयर में एक्सपोज कीजिए, ताकि जो एयर जाएगी जिसके कारण जो क्रैक निपल है वो क्या होंगे, हील होंगे और ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप पढ़े हैं पेल्विस के, तो यहाँ पर वही है कि कौन सा टाइप यहाँ पे नहीं है। एंड्रॉइड, ऑब्स्टेटॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो हमने पढ़ा है एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेटॉइड हमने नहीं पढ़ा है। क्या है, ऑब्स्टेटॉइड टाइप हमने नहीं पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो क्वेश्चन नंबर 51 से होगा 100 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर अ वुमन शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली फॉर अ साइन ऑफ। तो यदि लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं आप, तो आपको कौन से साइन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है? सीवियर पेन को, कॉर्ड प्रोलैप्स को, यूटेराइन टिटेनिंग को कि हाइपोग्लाइसीमिया को? कौन से साइन को आप प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मॉर्निंग में आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी, इसके आगे का पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।